हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जे.एंड.के पंचायत राज एक्ट 1989 का, जिसका जो लेक्चर नंबर 4 है। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7th, 8th, 9th और 10th को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 7th जो है वो डील करता है पावर एंड फंक्शन। चैप्टर 8 जो है वो डील करता है प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस। और चैप्टर 9 जो है वो डील करता है प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। और चैप्टर 10th जो है वो डील करता है होल्डिंग ऑफ इलेक्शन। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि चैप्टर 7th, चैप्टर 8th, चैप्टर 9th हर एक चैप्टर की आपको हेडिंग पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं कि ये वाला चैप्टर जो है, जैसे इलेक्शन के लिए पूछेंगे तो बताओ कि कौन सा चैप्टर जो है जिसमें पूरा प्रोसीजर जो है पंचायत के इलेक्शन का दिया हुआ है कि कौन सी बॉडी उसको कंडक्ट करवाएगी, तो वो चैप्टर 10 था। तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे हम एमसीक्यू पूछते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और इस लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज रेस से आपको मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपको बताना चाहूँगा कि हमने लोगो अपना चेंज किया है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जो सेम है, क्योंकि ये वाला जो लोगो हमारा पुराना था और ये वाला जो नया अभी हमने अपडेट किया है, तो इसमें क्या थी, थोड़ी विजिबिलिटी प्रॉब्लम थी। जैसे द नॉलेज रेस ढंग से नहीं दिखता था, ना ही पढ़ा जाता था, तो इसकी विजिबिलिटी बढ़ाई है हमने और लोगों को चेंज किया है। तो सेम है जी, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कोई और लोगो है या ये हो रहा है। तो ये सेम चैनल है और सिर्फ हमने लोगो अपना चेंज किया है। अगर आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए। आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 7 जो है फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर 7 जो है वो डील करता है पावर एंड फंक्शन के साथ। और जो पावर एंड फंक्शन किसकी है, जो अंडर सेक्शन 31 जो है, जो पावर एंड फंक्शन जो है वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का एक जो है वो चेयरमैन होगा। और चेयरमैन जो है वो पूरे ब्लॉक में उस ब्लॉक में जितनी भी पंचायत हैं, पंचायत के जो सरपंच और पंच हैं, उन्हीं में से किसी को वो जो नॉमिनेट, मतलब वो इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए वो फॉर्म भरेंगे और पंच एंड सरपंच ही उसमें वोटिंग करके जो है चेयरमैन को बनाएंगे। और अब हम देखेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का जो चेयरमैन है उसके काम क्या है। एक तो इसका है कि कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड सुपरविजन ऑफ इंटर हल्का पंचायत कम्युनिकेशन। पंचायत टू पंचायत जो कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि एक ब्लॉक के अंदर 5, 7, 8 पंचायतें हो सकती हैं। दूसरा, द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल गाइडेंस टू द हल्का पंचायत एंड रिव्यू ऑफ देयर फंक्शंस। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल गाइडेंस जो है वो हल्का पंचायत को देना और उनके काम काज जितने भी हैं उनको रिव्यू करना। इसके साथ ही सुपरवाइज प्लान रिलेटिंग टू द एग्रीकल्चर के लिए जो भी प्लान है, जहाँ रूरल डेवलपमेंट के जो भी प्लान है, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, या फिर सोशल फॉरेस्ट्री, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, तो जितने भी ये प्लान्स इम्प्लीमेंटेड हैं सरकार के, तो इनको क्या करना, टाइम टू टाइम जो है सुपरवाइज करना, इनके प्लान को, इनके वर्क को जो है सुपरवाइज करना। नेक्स्ट जो है मॉनिटर एंड प्रोग्राम जो है नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जो भी सरकार ने जो काम दिए हैं, जैसे फ्रेंड्स एमजी नरेगा है, उसके बाद जो एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 100 डेज का रोजगार जो है वो हर एक फैमिली को मिलता है, जहाँ जॉब कार्ड जो है लोगों के बने होते हैं, जो भी गरीब लोग हैं बीपीएल फैमिली से हैं। उसके बाद रूरल लाइवलीहुड मिशन, जहाँ फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, जहाँ पे IWPM, इसकी फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। MDM मिड डे मील, जो स्कूलों में मिलता है, 8th तक के बच्चों को मिलता है। तो ये पहले नहीं था, अभी जो है ये भी पंचायत राज एक्ट के अंदर ही आता है। पंचायतों को ही ये पावर दी है कि आपने इसे मॉनिटर करना है, सुपरवाइज करना है और सही तरीके से इसकी इम्प्लीमेंट करवानी है। और नेक्स्ट आता है ICDS, जो होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो ये सारे जो है इनको ही दिए हैं, इन्होंने ही इसे सुपरवाइज करना और ब्लॉक में इनकी प्रॉपर से इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवानी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा अंडरटेकन मेजर फॉर इफेक्टिव सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जितने भी हैं उनको भी सुपरवाइज करना, उनके मॉनिटरिंग करना। इसके साथ नेक्स्ट जो है टू कैरी आउट सच अदर फंक्शंस एज मे बी इंटरेस्टेड टू इट बाय द गवर्नमेंट और बाय द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड। और दूसरे और भी जितने भी काम जो गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा जो है इन्हें दिए जाए, तो वो उनको भी इन्हें मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना, प्रॉपर उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना। तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है पावर एंड फंक्शंस ऑफ द चेयरमैन एंड द वाइस चेयरमैन।
आपको ये भी पता है कि चेयरमैन चुनते हैं, और चेयरमैन चुनने के बाद जो ब्लॉक लेवल पे ऊपर जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बन के आती है, उसी के अंदर हम जो है वाइस चेयरमैन को भी चुनते हैं। और ये वाइस चेयरमैन जो है उन्हीं मेंबर्स में से होता है जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर होते हैं। तो ये क्या है कि ये मीटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा, जो भी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग होगी उसको प्रिसाइड कौन करेगा, उसको प्रिसाइड करेगा चेयरमैन। अगर चेयरमैन नहीं होगा तो उसकी एब्सेंस में वाइस चेयरमैन करेगा, इसका एक ये काम है। दूसरा, चेयरमैन एंड इन हिज एब्सेंस वाइस चेयरमैन जो है शैल एक्सरसाइज जनरल कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर द स्टाफ अफेयर्स ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। उस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल पे जो भी एक्टिविटी हो रही है, अगर वो हम पे चेयरमैन है तो ठीक है, नहीं तो उसकी एब्सेंस में जो है वो वाइस चेयरमैन ही इस कामकाज को देखेगा। फिर आता है कि इनका जो सैलरी वगैरह इन्हें मिलती है, जो पैसा वगैरह मंथली इन्हें मिलता है, तो क्या वो मिलता है? नहीं, बिल्कुल इन्हें मिलता है। वो टाइम टू टाइम जो भी सरकार जितने भी इसके मेंबर्स हैं वो सीटिंग फ़ी उन्हें मिलती है। और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को जो है ऑनरेरियम भी मंथली बेसिस पे मिलता है। तो जो टाइम टू टाइम सरकार जो है इसे जब लागू करती है, टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट करती रहती है, तो ये जो है इन्हें मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर 8 जो है वो डील करता है प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस। प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की प्रॉपर्टी क्या है, फाइनेंस क्या है? देखो यहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शैल हैव द पावर टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के पास ये अथॉरिटी है कि वो खुद की प्रॉपर्टी बना सकते हैं, उसको होल्ड करके रख सकते हैं, तो ये इनके पास पावर है। नेक्स्ट जो होता है, फॉर एवरी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल देयर शैल बी कंस्टिट्यूटेड ब्लॉक डेवलपमेंट फंड होगा। तो ब्लॉक डेवलपमेंट जैसे पंचायत का हमने फंड देखा था, ऐसे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का भी एक फंड होगा। कंप्राइजिंग ग्रांट्स मेड बाय द गवर्नमेंट हैविंग ड्यू रिकॉर्ड्स टू द नंबर ऑफ पंचायत हल्कास इन द ब्लॉक एंड रेवेन्यूज असाइंड बाय द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। अब इसके अंदर क्या होता है कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का जो फंड है, उस फंड के अंदर सरकार की जो भी पॉलिसीज चल रही हैं, जो भी पैसा सरकार उनको ग्रांट्स देती है, तो वो उसका जो है उसके पास पैसा आता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम चैप्टर 9 जो है वो डील करता है प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अब देखो, प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस किसका पूछ रहे हैं? जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का पूछ रहे हैं। तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है कि एक तो इनकी मंथली मीटिंग होगी। ये आपको याद रखना है कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की मिनिमम जो मीटिंग है तो वो मंथली एक मीटिंग होती है। द मीटिंग शैल बी कन्वेड बाय द चेयरमैन एंड इन हिज एब्सेंस। और ये मीटिंग कौन करेगा? चेयरमैन, अगर उसके एब्सेंस में वाइस चेयरमैन इस मीटिंग को करवाएगा। नेक्स्ट आता है, प्रोवाइडेड दैट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल आफ्टर इट्स कंस्टिट्यूशन शैल बी कन्वेड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी आफ्टर नोटिफाइंग द डेट देयर ऑफ। तो नेक्स्ट इसका सेकंड पॉइंट जो है वो डील करता है प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये भी जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, तो वो भी अथॉरिटी जो है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की ही बनती है कि वो उन सब जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन सब रिकॉर्ड्स को क्या करे, वो मेंटेन करे। नेक्स्ट आता है चैप्टर 10। चैप्टर 10 जो है वो डील करता है फ्रेंड्स स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये इसके पास ही अथॉरिटी रहती है कि ये क्या करेगा, पंचायत की इलेक्शन को करवाएगा। अब ये एक्ट जो है चैप्टर नंबर 10 जो है ये आपको पूछा जा सकता है, जिसकी हेडिंग जो है होल्डिंग ऑफ इलेक्शन। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? सुप्रीडेंट भी यही करेगा, उसके बाद डायरेक्शन भी यही देगा, कंट्रोल भी यही करेगा, और प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल जितने भी बनेंगे वो भी यही बनाएगा। एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन अंडर दिस एक्ट शैल वेस्ट इन द इलेक्शन अथॉरिटी टू बी नोन एज द स्टेट इलेक्शन कमीशन। और पंचायत की जितने भी, दो चीज़ें आपको फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखनी है कि पंचायत की जितनी भी इलेक्शन होती है और उसके साथ साथ जो म्यूनसिपैलिटीज़ की इलेक्शन होती है, अब ये कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। तो इसके पास दो तरीके की इलेक्शन आती है, एक म्यूनसिपैलिटीज़ की आती है और एक पंचायत की आती है। दूसरा, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो 2018 में जो इन्होंने एक्ट जो अक्टूबर में जो अमेंड किया, उसमें जो डेट अभी मेंशन है वो दिसंबर 2020 तक है। दिसंबर तक इन्हें काम दिया गया है कि आपने जो इलेक्टोरल रोल वगैरह वो बनाने हैं, जो भी प्रोसीजर है तो वो आपने मेंटेन कंप्लीट करना है। अभी तक जो डेट इसमें मेंशन है, तो नेक्स्ट जो है वो फिर से अमेंडमेंट या कुछ करेंगे तो इसको फर्दर काम देंगे। तो अभी तक जो इनको दिया है, जैसे यहाँ पे लिखा होगा सुपरिटेंडेंट करना डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल, कंडक्ट ऑफ ऑल द इलेक्शंस इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट वेस्ट इन द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। और स्टेट में क्या होता है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर
ऑफिसर होता है सेंटर में, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। तो यहाँ पे जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है किसी भी स्टेट का हेड जो होता है इसका स्टेट इलेक्शन कमीशन का, उसे बोलते हैं। तो ये अभी मेंशन, ये डेट याद रखनी है आपने, पूछी जा सकती है पेपर में कि अभी तक जो है इसमें इनको जो काम दिया गया है डायरेक्शन कंट्रोल या प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, उसमें डेट कौन सी मेंशन है, तो ये। नेक्स्ट आता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो कमीशन है स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसमें एक क्या होगा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा, वो इलेक्टोरल ऑफिसर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, उसे नॉमिनेट करेगा। अब जो गवर्नर खुद से, उसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको नॉमिनेट कौन करता है, तो उसको नॉमिनेट गवर्नर करता है। क्या गवर्नर जो उसे खुद से नॉमिनेट करता है, जहाँ कोई एक प्रोसीजर है कि जिसके बेस के ऊपर गवर्नर उसे अपॉइंट करता है, तो ये को यहाँ पे एक पैनल बनता है, जो पैनल क्या करेगा, रिकमेंड करेगा गवर्नर को कि आप इसको क्या करो, एक जो स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो इसे अपॉइंट करो। तो ये इस पैनल में कौन होता है, उस पैनल में होता है कि चीफ मिनिस्टर उस पार्टिकुलर स्टेट का, तो जो उसका चेयरमैन होगा। उसके बाद सीनियर मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कोई सीनियर मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है, वो भी इसका मेंबर होगा। उसके बाद स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर होगा वो भी इसका मेंबर होगा, और मिनिस्टर इंचार्ज पंचायत वो भी इसका मेंबर होगा, और उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली वो भी इसका मेंबर होगा। तो ये 5 लोग इस एक्ट में जो मेंशन है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो गवर्नर को पैनल जो रिकमेंड करता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करने के लिए, तो उस पैनल में कौन कौन होता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है 36A जो सेक्शन है, वो क्या करती है, वो कहती है कि टर्म ऑफ ऑफिस एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो यहाँ पे जो आपको सेक्शन याद रखनी है 36A के अंडर ये आता है, और इनका टेन्योर के बारे में बात करता है जी। तो यहाँ पे टेन्योर जो होता है फ्रेंड्स वो 5 ईयर का होता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट होता है वो कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, जहाँ इसके साथ ही 65 ईयर एज। इसका क्या मतलब आता है, मान लो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसकी एज 62 ईयर हो चुकी है जब उसको अपॉइंट किया गया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, तो वो 5 साल तो रह नहीं सकता ना, क्योंकि उसके अगर वो 5 साल रहेगा तो 67 वो एज को जो है टच कर जाएगा। तो रिटायरमेंट एज जो इनके वो है 65 ईयर। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जहाँ तो उसकी 65 ईयर एज जो है पहले हो जाए, जहाँ 5 साल का समय जो कॉल जो है वो पहले हो जाए, इन दोनों में से जो भी पहले होगा वो ही इम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट आता है कि रिमूवल ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। क्या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसको रिमूव ऐसे नहीं किया जा सकता फ्रेंड्स। उसके ऊपर कुछ ग्राउंड्स हैं, यहाँ पे उसे जो है वो रिमूव किया जा सकता है। वो एक तो है मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी आफ्टर इंक्वायरिंग कंडक्टेड बाय द सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑन ए रेफरेंस मेड टू हिम बाय द गवर्नर। देखो यहाँ पे इसको हटाने के लिए गवर्नर जो है किसी सिटिंग जज जो अभी प्रेजेंट हाई कोर्ट का जज है, जहाँ फिर कोई रिटायर जज जो रिटायर हो चुका है, तो उसको ये काम दे सकते हैं इंक्वायरी के लिए कि आप इसकी इंक्वायरी करो, क्या इसने मिसकंडक्ट किया है, मिसबिहेवियर किया है, जहाँ जे इनकैपेबल है, इनकैपेसिटी है इसकी कि ये कामकाज नहीं ढंग से कर सकता। तो जो भी वो फाइंडिंग होगी जो जज करेगा, रिटायर जज या सिटिंग जज करेगा, तो उसके रिकमेंडेशन के ऊपर जो है गवर्नर जो है वो डिसीजन लेगा। अगर वो सही पाया जाता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, वहाँ से हटा दिया जाएगा, अगर नहीं है तो उसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये जो है इसको रिमूवल के लिए आता है। 36B सेक्शन इसके बारे में बात करती है। नेक्स्ट आता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 1 द गवर्नर में ऑर्डर रिमूव फ्रॉम द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इफ। देखो यहाँ पे वही चीज़ें फिर से बताई हुई हैं कि एडजस्ट इंसॉल्वेंट हो, या फिर वो जो भी उसकी सर्विस है उस सर्विस के टाइम किसी वो दूसरे ऑफिस में पेड एम्प्लॉयड है, वहाँ से भी उसे सैलरी मिलती है, जहाँ फिर अनफिट टू कंटिन्यू इज ऑफिस बाय रीजन फॉर इन कंफर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, जहाँ फिर वो अनफिट है, जहाँ उसके बाद फिर क्या है कि उसे कोई भी सज़ा वगैरह हुई है। तो ये चीज़ें इसमें मेंशन है, इन ग्राउंड्स के ऊपर जो है उसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है देयर शैल बी नो बार ऑन होल्डिंग ऑफ द इलेक्शन ऑन पार्टी बेसिस। तो सेक्शन 37 जो ये बात करती है कि यहाँ पे कोई वो नहीं है कि आप पार्टी बेसिस के इलेक्शन नहीं करवा सकते हो पंचायत के। तो अभी आप देखोगे जो BDC है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरमैन चुन के आए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो भी पार्टी बेसिस पे इलेक्शन हुई है, पार्टी बेस के ऊपर। तो यहाँ पे जो है पार्टी बेस इलेक्शन हो सकती है, इसमें कोई वो कंडीशन नहीं है कि नहीं हो सकती है। नेक्स्ट आता है 38 जो है वो इलेक्टोरल रोल। बिल्कुल एवरी हल्का पंचायत के पास क्या होगा, देयर शैल बी इलेक्टोरल रोल होगा विच शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्शन अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो इलेक्टोरल रोल हर एक पंचायत का बनेगा, हर एक पंचायत के ये वोटर देखे जाएंगे कि उस पंचायत के कितने वोटर हैं, कितने हैं, तो ये उसमें देखा जाएगा।
तो फिर आता है नेक्स्ट जो है 39 जो है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन एन इलेक्टोरल रोल। अगर इलेक्टोरल रोल 39 का जो सेक्शन है, तो इसमें इलेक्टोरल रोल में किसको नहीं लिया जा सकता, यानी किसका नाम नहीं होगा इलेक्टोरल रोल में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो ये होगा कि परमानेंट रेजिडेंस अगर वो स्टेट का, क्योंकि फ्रेंड्स 2019 में इन्होंने यूटी बनाई है तो अक्टूबर में, तो उससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टेट थी, तो क्योंकि इन्होंने एक्ट जो है 2018 तक पूछा है तो तब की तो स्टेट थी। तो इस एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी परमानेंट रेजिडेंस यहाँ का नहीं होगा तो उसको जो है इलेक्शन मतलब वोट देने का अधिकार नहीं होगा, इलेक्टोरल रोल में उसका नाम नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो अनसाउंड माइंड है जस्ट स्टैंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपिटेंट कोर्ट। अगर उसका माइंड यानी पागल है कोई, या इस तरीके का है, या फिर उसकी 18 साल उम्र नहीं हुई है, तो ये भी जो है इलेक्टोरल रोल में उसमें नहीं आ सकता है। नेक्स्ट आता है 40 इलेक्शन ऑफ द सरपंचेस ऑफ द हल्का पंचायत। ये देखिए, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो सेक्शन 40 जो है ये डील करता है इससे। तो ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 40 जो है इलेक्शन ऑफ द सरपंचेस ऑफ द हल्का पंचायत की इलेक्शन जो है वो कैसे होती है। तो ये जो इलेक्शन होती है फ्रेंड्स, ये सरपंच ऑफ द हल्का पंचायत शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल ऑफ द हल्का पंचायत। तो ये डायरेक्ट इलेक्शन होती है, ये आपने याद रखना है। जो हमारी बीडीसी की होती है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की जो इलेक्शन होती है वो इनडायरेक्ट होती है, और सरपंच की जो इलेक्शन होती है वो डायरेक्ट इलेक्शन होती है। वहाँ पे जितने भी उस पंचायत के वोटर हैं वो वोट के सरपंच को चुनते हैं। और दूसरा इसका ये है कि इस एक्ट में अगर ये है कि पंच है, तो पंच का इस एक्ट में लिखा हुआ है कि वो नॉमिनेटेड भी हो सकता है और इलेक्टेड भी हो सकता है। 41 के अंडर अगर हम देखें तो 41 में क्या आता है, इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और सेक्शन 41 इसकी बात करती है। यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि सेक्शन 41 जो है वो ये कहती है कि पंचायत में जितने भी सरपंच होंगे वहाँ उस ब्लॉक में, और उसके साथ ही जितने भी उस ब्लॉक में पंचेज होंगे, पंचेज एंड सरपंचेज जो हैं वो वोट करेंगे किसके लिए, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर के लिए। और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी इन्हीं पंचेज और सरपंचेज में ही से ही खड़े होंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, और उन्हीं में से बाकी वाले और वो खुद भी वोटिंग करेंगे, और जिसके ज़्यादा वोट हो जाएंगे तो वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन जो है वो चुने आएगा। नेक्स्ट आता है होल्डिंग ऑफ इलेक्शन। There, the election to the Halka Panchayat and shall chairperson of BDC be held 1 month prior to the expiry of the term। देखो यहाँ पे इलेक्शन जो है पंचायत की, जो सरपंचेस या पंचेस की इलेक्शन और उसके साथ ही जो है चेयरपर्सन की, तो पंचायत हल्का की इलेक्शन और चेयरपर्सन की इलेक्शन जब भी उनका टेन्योर, अभी 5 साल का टेन्योर है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो 5 साल का जब उनका टेन्योर होने वाला होगा तो 1 महीना पहले ही इलेक्शन जो है यहाँ पे हो जानी चाहिए। जब किसी भी कारणवश अगर इलेक्शन नहीं होती है 1 महीना पहले, तो ज़्यादा से ज़्यादा है उस समय काल जो 5 साल का हो चुका उससे ज़्यादा 6 मंथ नहीं होने चाहिए। इन केस ऑफ सुपर सेशन तो 6 मंथ के अंदर जो है वो इलेक्शन हो जानी चाहिए। तो ये 42 इसकी बात करता है, सेक्शन 42। नेक्स्ट जो है वो आता है डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शंस। जितने भी डिस्प्यूट होंगे इलेक्शन के रिकॉर्डिंग कि भाई इलेक्शन सही नहीं हुई है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन हैज़ नॉट बीन मटेरियली अफेक्टेड, तो जहाँ फिर एक्सेप्टेंस ऑफ द रिजेक्शंस ऑफ द नॉमिनेशन, जो भी नॉमिनेशन लोगों ने भरे थे इलेक्शन के लिए तो वहाँ से वो सही तरीके से उनकी जांच पड़ताल नहीं हुई, जहाँ फिर रिजल्ट जो है वो सही तरीके से नहीं आया, तो जहाँ फिर इनका फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है नहीं हुई है, जो भी इलेक्शन के डिस्प्यूट हैं, ग्रॉस फेलियर अगर कोई हुआ है वहाँ पे, तो वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जिसको भी सरकार ने वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी दी होगी, भाई ये अथॉरिटी जो है ये डिस्प्यूट देख सकती है, तो वही इसकी जो है डिस्प्यूट्स को देखेगा। डायरेक्ट एसेस टू कोर्ट वो यहाँ पे लीगल रहेगी, वो लीगल नहीं रहेगी। तो यानी सरकार जो भी जिसको भी ये अथॉरिटी देगी, तो ये भी कोई भी डिस्प्यूट इलेक्शन के रिलेटेड होगा, ये पार्टिकुलर अथॉरिटी जो है उसको डील कर सकती है, तो ये एक्ट के हिसाब से वो ही डील करेगी। नेक्स्ट आता है यूरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट इन इलेक्शन मैटर बर्न। तो डायरेक्ट जो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि मेरी इलेक्शन जो है वो काउंटिंग सही नहीं हुई, ये नहीं हुआ, तो आप प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को लेटर दे सकते हो, वहाँ पे वो उसकी इंक्वायरी कर सकती है। तो नो सिविल कोर्ट शैल हैव यूरिसडिक्शन टू क्वेश्चन द लीगलिटी ऑफ द इलेक्शन टेकन और एनी डिसीजन गिवन बाय एन ऑफिसर और अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट। तो कोई भी अथॉरिटी जो सरकार ने बनाई है उसका जो डिसीजन है, जो भी उसने एक्शन लिया है इलेक्शन के रिलेटेड, काउंटिंग के रिलेटेड, जो भी उसने इलेक्शन लिया है, डिसीजन लिया है, तो आप उसको लेके कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, जो अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट इन कनेक्शन विद कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन देयर अंडर। तो आप डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि भाई ये जो गलत हुआ ये हुआ। तो फ्रेंड्स ये था पूरा का पूरा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ यार
चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। हमें आपसे मोटिवेशन मिलती है जब आप कुछ लिख के हमें बताते हो कि आपका लेक्चर अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था, लिख के बताते हो तो उससे हमें मोटिवेशन, अगर नहीं है ठीक तो हम इम्प्रूव करेंगे, अगर ठीक है तो यार मोटिवेशन मिलेगी हमें। तो ये देखो, ये नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो 11 to 14 चैप्टर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और 14 ही चैप्टर इसके सारे हैं। तो उसके बाद हम एक लेक्चर जो है शेड्यूल के ऊपर लेंगे, और तो इस एक्ट को जो है हम ख़त्म कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।